नमस्कार दोस्तों, कभी अपने शांत बैठकर सोचा है कि आखिर हम किस चीज से है। जब हम आईने के सामने खुद को देखते हैं तो हमें एक चेहरा, हाथ और शरीर दिखाई देता है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप लेकर इसके बहुत अंदर झांके तो वह क्या है? क्या वह जादू है या सिर्फ केमिस्ट्री? आज सोचिए। वह बेजान अणु और रसायन केमिकल्स के एक साथ आकर कैसा एक जिंदा इंसान बन जाता है। कैसे निर्जीव चीज में से जीवन की शुरुआत होती है। यह सवाल जितना गहरा है उसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। दोस्तों, इस जादू के पीछे कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान के चार बड़े फोर पिलर्स है। जिस जिस जिससे जिस तरह एक घर में घर को खड़ा करने के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और नक्शे की जरूरत होती है, ठीक उस तरह कुदरत ने हमारी शरीर को बनाने के लिए चार खास तरह के मॉलिक्यूल्स चुने हैं। इन्हें विज्ञान के भाषा में बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक हमें ताकत देता है, दूसरे हमारी शरीर को बनाता है, तीसरा हमारी सुरक्षा करता है और चौथा जो सबसे खास है वह हमारी जीवन की नक्शा ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो यह चार स्तंभ कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए। ये सुनने में सिर्फ बायोलॉजी के भारी भरकम शब्द लगते हैं, लेकिन अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा कि यह शब्द नहीं बल्कि हमारी वजूद की कहानी है। इन चारों की गहराई और आसान भाषा में समझने के लिए मैंने खास प्रेजेंटेशन स्लाइड तैयार की है। तो चलिए विज्ञान की इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं जीवन के ये। कल्पना कीजिए कि हमारा शरीर एक विशाल हलचल भरा शहर है। हम्म। इस शहर में लाखों इमारतें हैं, हजारों कारखाने दिन रात काम कर रहे हैं और बिजली की लाइनें हर कोने तक जा रही हैं। और एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी है। बिल्कुल, एक सेंट्रल लाइब्रेरी जिसमें पूरे शहर का मतलब हर एक चीज का ब्लूप्रिंट रखा है। अब सवाल यह है कि इस शहर की ईंटें क्या हैं, इसके कारखाने, इसकी बिजली, इसके ब्लूप्रिंट्स, ये सब असल में हैं क्या? आज हम इन्हीं बुनियादी चीजों की गहराई में उतरने वाले हैं। जी हाँ, वो अणु जो जीवन का आधार हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है बायोमॉलिक्यूल्स, यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलकर असल में जीवन बनता है। और ये सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस शहर की हर एक चीज है जिसका आपने अभी जिक्र किया, उसकी ऊर्जा से लेकर उसके हर एक नियम तक। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के लिए हमारा स्रोत है फंडामेंटल बायोमॉलिक्यूल्स एंड बायोकेमिकल फंक्शंस नाम का दस्तावेज। हमारा मिशन बहुत सीधा है, इन चार प्रमुख बायोमॉलिक्यूल्स को समझना। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। हाँ, हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये हमारे शरीर में मिलकर कैसे काम करते हैं एक साथ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जीवन के ये चार मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं? ये चार मुख्य वर्ग हैं, जैसा अभी हमने कहा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। क्या? ये अणु लगभग सभी जीवित प्राणियों में, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या एक विशाल ब्लू व्हेल, अच्छा। एक जैसे ही होते हैं और एक ही तरह से काम करते हैं। सच में? हाँ, इसी को बायोकेमिकल यूनिवर्सल्स या जैव रासायनिक सार्वभौमिकता कहते हैं। एक मिनट, मतलब एक बैक्टीरिया और एक इंसान, हम दोनों एक ही बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहे हैं? बिल्कुल, आप ऐसा ही कह सकते हैं। सतह पर हम कितने भी अलग दिखें, जीवन की जो बुनियादी मशीनरी है, जो कोड है, वो एक जैसा ही है। कमाल है। ये दिखाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत शायद एक ही कॉमन पूर्वज से हुई है। वाह! तो चलिए सबसे पहले और सबसे वर्सेटाइल खिलाड़ी से शुरू करते हैं, प्रोटीन।
प्रोटीन्स। दस्तावेज कहता है कि ये अमीनो एसिड्स की लंबी चेन से बने होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सीधी चेन तो नहीं होती होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक प्रोटीन की असली ताकत उसके 3D आकार में है, मतलब उसके स्ट्रक्चर में। और ये स्ट्रक्चर 4 लेवल पर बनता है। 4 लेवल? जी। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये बस अमीनो एसिड का सीधा सीक्वेंस है। आप इसे मोतियों की एक सीधी माला की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, मोतियों की माला। और फिर ये माला मुड़ना शुरू करती है। जैसे मुझे याद है, एक फोन का पुराना तार अपने आप गोल गोल घूम जाता था। हाँ, कुछ वैसा ही। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये चेन, मतलब लोकल लेवल पर, मुड़कर कुछ खास शेप्स बनाती है। अच्छा। इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें 2 सबसे कॉमन शेप हैं। एक है अल्फा हेलिक्स, जो एक स्प्रिंग जैसा दिखता है, स्प्रिंग जैसा। और दूसरा है बीटा शीट, जो कागज की एक मुड़ी हुई परत जैसी होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक माला है जिसमें कुछ हिस्से स्प्रिंग जैसे हैं और कुछ मुड़े हुए कागज जैसे। इसके बाद क्या होता है? ये एक फंक्शनल, मतलब काम करने वाला प्रोटीन कैसे बनता है? इसके बाद आता है सबसे जरूरी लेवल, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी। इसमें पूरी की पूरी चेन और ज्यादा फोल्ड होकर एक बिल्कुल अनोखा 3D आकार ले लेती है। यही इसका असली वर्किंग फॉर्म है। मतलब यही वो आकार है जिसमें वो अपना काम कर सकता है। बिल्कुल। हर प्रोटीन का एक खास 3D शेप होता है जो तय करता है कि वो क्या काम करेगा। और चौथा लेवल? हाँ, आखिर में कुछ प्रोटीन्स में क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर भी होता है, जहाँ कई अलग अलग फोल्ड की हुई प्रोटीन चेन्स एक साथ मिलकर एक बड़ी मशीन बनाती हैं। अच्छा, एक टीम की तरह। जी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हीमोग्लोबिन, जो हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाता है। इसमें 4 प्रोटीन यूनिट्स मिलकर काम करती हैं। लेकिन रुकिए, ये फोल्डिंग इतनी सटीक कैसे होती है? एक जरा सा भी गलत मोड़ तो पूरे प्रोटीन को बेकार कर सकता है। बिल्कुल। अगर ये अपने आप होता है तो इसमें गड़बड़ होने की कितनी गुंजाइश है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और ये प्रोसेस उतना आसान नहीं है जितना लगता है। आप सोचिए, सेल के अंदर बहुत भीड़ होती है। इसीलिए इस काम में मदद के लिए कुछ दूसरे प्रोटीन्स होते हैं। इन्हें मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स? ये नाम तो बड़ा दिलचस्प है। आप इन्हें फोल्डिंग कोच या क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर समझ सकते हैं। मतलब ये खुद फोल्ड नहीं करते, बस दूसरों को सही तरीके से फोल्ड होने में मदद करते हैं। बिल्कुल। ये HSP70 और HSP60 जैसे प्रोटीन हैं जो नई बन रही प्रोटीन चेन को एक सुरक्षित माहौल देते हैं ताकि वो सही ढंग से फोल्ड हो सके। अच्छा। और वो उन्हें आपस में चिपक कर बेकार गुच्छे बनाने से भी रोकते हैं, जिसे एग्रीगेशन कहते हैं। तो ये पक्का करते हैं कि हर प्रोटीन अपना सही आकार ले ताकि वो अपना काम कर सके। एकदम सही। तो फिर प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? ये शरीर में करते क्या है? देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर के असली वर्कर्स हैं। वो मतलब हर काम? लगभग हर काम। बाल बनाने से लेकर मांसपेशियों को सिकोड़ने तक सब कुछ। लेकिन उनका सबसे जरूरी, सबसे डायनामिक काम है एंजाइम के रूप में। एंजाइम? जी। एंजाइम वो प्रोटीन्स है जो हमारे शरीर में होने वाली हर केमिकल रिएक्शन की स्पीड को लाखों करोड़ों गुना बढ़ा देते हैं। इनके बिना हमारा मेटाबॉलिज्म, मतलब खाना पचाकर ऊर्जा बनाने का प्रोसेस, लगभग रुक जाएगा। अच्छा, तो प्रोटीन हमारे शहर के कारखाने और मशीनें हैं, लेकिन इन मशीनों को बनाने का डिजाइन कहाँ से आता है? सेल को कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है और कब? सही पकड़ा आपने। यहीं से कहानी जुड़ती है जीवन की असली निर्देश पुस्तिका से। बिल्कुल। अब हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड पर, DNA और RNA। जीवन के ब्लूप्रिंट्स। हाँ, इनकी सबसे छोटी यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, एक नाइट्रोजन वाला बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। और DNA और RNA में क्या फर्क है? सुनने में तो ये भाई भाई लगते हैं। है तो भाई, पर उनके काम अलग अलग हैं। DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। इसके बेस हैं A, T, C और G। और DNA आमतौर पर एक डबल हेलिक्स, दोहरी कुंडली। जी, एक दोहरी कुंडली की शक्ल में होता है, जैसे एक घुमावदार सीढ़ी। इसका मुख्य काम है जेनेटिक जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखना। ये मास्टर ब्लूप्रिंट है। तो फिर RNA का क्या काम है? RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबोस शुगर होती है और T की जगह U यानी यूरिसिल बेस होता है। अच्छा, ये एक बड़ा फर्क है। हाँ, और RNA सिंगल स्ट्रैंड का होता है। इसके कई काम हैं, पर सबसे बड़ा काम है DNA की जानकारी को कॉपी करके
प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री यानी राइबोसोम तक ले जाना। एक मैसेंजर की तरह। बिल्कुल, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में एक मैसेंजर की तरह काम करता है। इसे समझने के लिए मैं एक सादृश्य का उपयोग करता हूँ। बताइए। डीएनए एक मास्टर लाइब्रेरी की बहुत कीमती और पुरानी किताब की तरह है, जिसे आप कभी लाइब्रेरी से बाहर नहीं ले जा सकते। सही है। और आरएनए उस किताब की एक फोटोकॉपी है, जिसे आप वर्कशॉप में ले जाकर कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक बेहतरीन सादृश्य है, बिल्कुल सटीक। डीएनए मास्टर कॉपी है जिसे बहुत हिफाजत से न्यूक्लियस के अंदर रखा जाता है, और आरएनए उसकी वर्किंग कॉपी है जो बाहर जाकर काम करती है। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ब्लूप्रिंट्स यानी डीएनए और मशीनें यानी प्रोटीन आ गईं। लेकिन इस शहर को चलाने के लिए बिजली चाहिए, ईंधन चाहिए। बिल्कुल। तो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की। हाँ, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा? जी हाँ, इनका सबसे सरल रूप है मोनोसैकेराइड्स, जैसे कि ग्लूकोज। ये हमारे शरीर के लिए रेडी टू यूज एनर्जी है, मतलब तुरंत ताकत। और जब ये जुड़ते हैं तो क्या होता है? जब कई मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं तो वे पॉलीसैकेराइड्स यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इनके दो मुख्य काम हैं। पहला, ऊर्जा का भंडारण। जानवरों में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लिवर और मांसपेशियों में जमा होता है। एक तरह का शॉर्ट टर्म एनर्जी बैकअप। बिल्कुल। और पौधों में यही काम स्टार्च करता है। दूसरा काम है स्ट्रक्चर बनाना। पौधों की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। अच्छा। और सेल्यूलोज दुनिया का सबसे आम ऑर्गेनिक पॉलीमर है। और लिपिड्स, जिन्हें हम आम भाषा में फैट्स या वसा कहते हैं, वो ऊर्जा कैसे देते हैं? लिपिड्स ऊर्जा के पावर हाउस हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो पानी में नहीं घुलते। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं, तेल पानी में नहीं घुलता। और प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की तरह ये पॉलीमर भी नहीं है। इनकी एक खास बनावट होती है जिसे एम्फीफिलिक कहते हैं। एम्फीफिलिक, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। नहीं, ये बहुत सरल है। इसका मतलब है कि उनका एक सेल होता है जो पानी को पसंद करता है, यानी हाइड्रोफिलिक। और एक पूंछ होती है? और एक पूंछ होती है जो पानी से दूर भागती है, मतलब हाइड्रोफोबिक। अच्छा, तो ये तो साबुन के अणु जैसा हुआ, जिसका एक सिरा तेल और गंदगी को पकड़ता है और दूसरा पानी में घुल जाता है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही समझा। इसी वजह से शायद लिपिड अपने आप इकट्ठे होकर कोशिका की दीवार यानी मेम्ब्रेन बना लेते हैं, एक बुलबुले की तरह। बिल्कुल सही। इसी गुण की वजह से जब आप उन्हें पानी में डालते हैं तो वे अपने आप एक झिल्ली या मेम्ब्रेन बना लेते हैं। हमारी हर सेल के चारों ओर जो झिल्ली है वो इन्हीं लिपिड्स मतलब फॉस्फोलिपिड से बनी है। कमाल है। और उनका दूसरा बड़ा काम है लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले प्रति ग्राम 2 गुने से भी ज्यादा ऊर्जा स्टोर करते हैं। तो अगर हम आज की भाग दौड़ के लिए तुरंत एनर्जी चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, और अगर लंबे समय के लिए एनर्जी जमा करनी है तो शरीर लिपिड्स का इस्तेमाल करेगा। एकदम सही। चलिए, अब वापस उन मशीनों पर आते हैं, एंजाइम्स पर। आपने कहा था कि वो रिएक्शन को तेज करते हैं, लेकिन कैसे? क्या है उनका सीक्रेट? उनका सीक्रेट है फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक बहुत ही सरल सिद्धांत। अच्छा। देखिए, हर केमिकल रिएक्शन को शुरू होने के लिए एक एनर्जी बैरियर या आप कह सकते हैं ऊर्जा की पहाड़ी को पार करना होता है। इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम्स बस उस पहाड़ी की ऊंचाई को कम कर देते हैं। वे रिएक्शन के लिए एक शॉर्टकट, एक आसान रास्ता बना देते हैं। और ये आसान रास्ता बनता कैसे है? इसका एक कमाल का तरीका है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट? हाँ, पहले माना जाता था कि एंजाइम एक ताले की तरह है और सबस्ट्रेट मतलब जिस मॉलिक्यूल पर काम होना है वो एक चाबी की तरह। लेकिन अब हम जानते हैं कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ता है तो एंजाइम अपना आकार थोड़ा सा बदलता है। मतलब ताला खुद को चाबी के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है? बिल्कुल, वो सबस्ट्रेट को कसकर पकड़ लेता है और इस पकड़ में वो सबस्ट्रेट को थोड़ा मरोड़ता या खींचता है, जिससे उसके बॉन्ड्स कमजोर हो जाते हैं और रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। वाह, हमारे स्रोत में माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स का भी जिक्र है। ये सुनने में बहुत डरावना लगता है। क्या ये समझना जरूरी है? नाम डरावना है पर कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। ये बस ये बताता है कि एक एंजाइम कितना कुशल है, कितना एफिशिएंट है। अच्छा।
इसमें दो मुख्य बातें हैं, Vmax और Km। Vmax एंजाइम की टॉप स्पीड है जब उसे काम करने के लिए भरपूर सबस्ट्रेट मिले। ये उसके टर्नओवर नंबर से जुड़ा है। टर्नओवर नंबर मतलब 1 सेकंड में एक एंजाइम कितने मॉलिक्यूल्स को बदल सकता है। कुछ एंजाइम तो 1 सेकंड में लाखों मॉलिक्यूल्स को बदल देते हैं। लाखों? जी हाँ। और Km क्या है? Km यानी माइकलिस स्थिरांक। ये बताता है कि एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के लिए कितनी भूख या आकर्षण है। और बात बहुत सीधी है, कम Km का मतलब है ज्यादा आकर्षण। कम Km ज्यादा आकर्षण। हाँ, इसका मतलब है कि एंजाइम को अपना काम शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट की जरूरत नहीं है, वो कम मात्रा में भी बहुत असरदार है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका कोई असली मतलब भी है। बिल्कुल, ये जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है। सोचिए, एक ऐसा एंजाइम जिसका Km बहुत कम है, वो तब भी कुशलता से काम कर पाएगा जब उसके सबस्ट्रेट की मात्रा शरीर में बहुत कम हो। अच्छा, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हाँ, मुश्किल हालात में भी शरीर को काम करते रहने की काबिलियत देता है। समझ गया। तो अब आखिरी सवाल, ये सब काम करने के लिए प्रोटीन फोल्डिंग से लेके एंजाइम एक्शन तक ये सारी ऊर्जा आदि कहाँ से है? शहर की बिजली का मेन सोर्स क्या है? इसका जवाब है एक छोटा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मॉलिक्यूल, ATP। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे सेल की यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी कहा जाता है। करेंसी जैसे रुपया या डॉलर? बिल्कुल, जैसे हम रुपए का इस्तेमाल हर चीज खरीदने के लिए करते हैं, वैसे ही सेल हर काम के लिए ATP का इस्तेमाल करती है। तो ATP सेल की दुनिया का UPI है, तुरंत एनर्जी ट्रांसफर। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक परफेक्ट साइज का एनर्जी पैकेट है। जब ATP का एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो वो एक झटके में ऊर्जा रिलीज करता है। उतनी ही ऊर्जा जितनी सेल को अपना कोई छोटा-मोटा काम निपटाने के लिए चाहिए होती है। और इस बैटरी को चार्ज कौन करता है? इस बैटरी को चार्ज करने में दूसरे अणु मदद करते हैं, जैसे NADH और FADH2। अच्छा, ये सीधे एनर्जी नहीं देते, बल्कि ये हमारे खाने से निकलने वाले हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक टैक्सी का काम करते हैं। टैक्सी। हाँ, वे इन इलेक्ट्रॉन्स को सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाते हैं, जहां उन इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके ढेर सारी ATP बनाई जाती है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो ऐसा लगता है कि प्रोटीन हमारे शरीर के कार्यकर्ता और मशीनें, न्यूक्लिक एसिड शहर के ब्लूप्रिंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट रोजमर्रा के काम के लिए पेट्रोल हैं, और लिपिड उस पेट्रोल का बड़ा स्टोरेज टैंक है। सही। और ATP वो कैश है जिससे हर लेन देन होता है। ये एक बेहतरीन सारांश है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब अलग-अलग काम नहीं करते, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। एक सिस्टम की तरह। बिल्कुल।